Hi students, my name is Faiz Sakir. Welcome to third lesson of history, agrarian structure under the British. बच्चों, आज मैं आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक समझाने वाला हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको यह टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। आज की इस वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि अंग्रेज़ों ने गांव के ज़मीनों का इस्तेमाल किस तरह से किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अंग्रेज़ों ने यह महसूस किया कि गांव के इलाकों से न केवल उनको टैक्स मिल सकता है, बल्कि गांव के इलाकों में जो ज़मीनें हैं उन ज़मीनों पर यूरोप में जिन फसलों की मांगे हैं उन फसलों को उगाया भी जा सकता है। 18th सेंचुरी के लास्ट तक इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसानों को मजबूर किया कि वे नील और अफीम की खेती करें। इसके बाद लगभग 150 साल तक अंग्रेज देश के अलग अलग हिस्सों में किसी ना किसी फसल के लिए किसानों को मजबूर करते रहे। जैसे अंग्रेज़ों ने बंगाल के किसानों को मजबूर किया कि वे पटसन की खेती करें। अंग्रेज़ों ने असम के किसानों को मजबूर किया कि वे चाय की खेती करें। अंग्रेज़ों ने उत्तर प्रदेश के किसानों को मजबूर किया कि वे गन्ने की खेती करें। अंग्रेज़ों ने पंजाब के किसानों को मजबूर किया कि वे गेहूं और कपास की खेती करें। अंग्रेज़ों ने महाराष्ट्र के किसानों को मजबूर किया कि वे कपास की खेती करें और अंग्रेज़ों ने मद्रास के किसानों को मजबूर किया कि वे चावल की खेती करें। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि यूरोप में जो भारतीय नील थी, नील को इंग्लिश में इंडिगो कहते हैं, उसकी मांग क्यों थी। अंग्रेज जो है वह भारत के किसानों को क्यों मजबूर कर रहे थे कि वे नील की खेती करें। कहता है कि 13th सेंचुरी तक इटली, फ्रांस और ब्रिटेन के कपड़ा उत्पादक, मतलब जो लोग कपड़ा प्रोड्यूस कर रहे थे, कपड़े की रंगाई के लिए इंडियन इंडिगो का इस्तेमाल कर रहे थे। यानी कहने का मतलब है कि 13th सेंचुरी तक इटली, फ्रांस और ब्रिटेन के जो कपड़ा उत्पादक थे वह कपड़े की रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल करते थे। मतलब भारत में जो नील जो उगाया जाता था। कहता है क्या कि उस समय इंडियन इंडिगो मतलब भारतीय नील की बहुत कम मात्रा ही यूरोपीय बाज़ारों में पहुंचती थी। मतलब जो भारतीय नील का बहुत कम हिस्सा ही यूरोप के बाज़ारों में पहुंचता था। उसकी कीमत भी बहुत ज़्यादा रहती थी। इसलिए यूरोपीय कपड़ा उत्पादकों को बैंगनी और नीले रंग बनाने के लिए ओड नामक एक और पौधे पर डिपेंडेंट रहना पड़ता था। ठीक है। तो चूंकि जो है कह रहा है कि आप देखेंगे कि यूरोप के बाज़ारों में भारतीय नील का बहुत कम ही हिस्सा जो है वह पहुंचता था और उसकी कीमत भी बहुत ज़्यादा रहती थी। क्योंकि सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली प्राइस जो है वो बढ़ जाएगा। तो कहता है कि यह जो यूरोप के जो कपड़ा उत्पादक जो थे वह बैंगनी और नीले रंग बनाने के लिए ओड नाम का एक पौधा था, उससे वह जो है बैंगनी और नीला रंग बनाया करते थे।
कहता है क्या कि आप देखेंगे कि ओड जो पौधा जो था वह जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है उस एरिया में उगता था, इसलिए यूरोप में आसानी से मिल जाता था। हम जानते हैं कि यूरोप में ठंडी ज़्यादा पड़ती है। नॉर्थ इटली, साउथ फ्रांस और जर्मनी और ब्रिटेन के कई हिस्सों में यह पौधा उगता था। नील के साथ कंपटीशन से परेशान यूरोप के ओड प्रोड्यूसर्स ने अपनी सरकारों पर दबाव डाला कि वे नील के आयात पर पाबंदी लगा दें। मतलब जो भारत से जो नील आ रहा है उस पर जो है आप पाबंदी जो है वो लगा दीजिए। मगर कहता है कि कपड़ों को रंगने वाले तो नील को ही पसंद करते थे, मतलब उनको नील जो है वह ज़्यादा पसंद था। नील से बहुत चमकदार नीला रंग मिलता था, जबकि ओड से मिलने वाला रंग बेजान और फीका होता था। 17th सेंचुरी तक आते आते यूरोप के जो कपड़ा प्रोड्यूसर्स थे उन्होंने नील के आयात पर लगी पाबंदी में ढील देने के लिए अपनी सरकारों को राजी कर लिया। कहता है कि आप देखेंगे कि जो कैरिबियाई आइलैंड ग्रुप्स थे में जो कैरिबियाई आइलैंड ग्रुप्स में स्थित सेंट डोमिंगो में फ्रेंच, ब्राज़ील में पोर्तुगीज, जमैका में ब्रिटिश और वेनेजुएला में स्पेनिश लोग नील की खेती करने लगे। यानी कह रहा है कि जो कैरिबियन आइलैंड्स जो था वहाँ पर आप देखिएगा कि जो है कुछ आइलैंड था, जैसे सेंट डोमिंगो में जो फ्रेंच थे, ब्राज़ील में जो पोर्तुगीज़ थे, जमैका में ब्रिटिश और वेनेजुएला में स्पेनिश लोग भी नील की खेती करने लगे। नॉर्थ अमेरिका के भी बहुत सारे हिस्सों में नील के बागान जो है वह वजूद में आए। 18th सेंचुरी के आखिर तक इंडिगो की मांग, भारतीय नील की मांग और बढ़ गई। ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर स्टार्ट हो चुका था और उसके कपास उत्पादन में भी भारी इजाफा हुआ। मतलब वहाँ पर कपास का प्रोडक्शन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ा। अब कपड़ों की रंगाई की मांग और तेज़ी से बढ़ने लगी। जब नील की मांग बढ़ी उसी दौरान वेस्ट इंडीज और अमेरिका से मिलने वाली आपूर्ति अनेक कारणों से बंद हो गई। 1783 से 1789 के बीच दुनिया का नील उत्पादन आधा रह गया था। ब्रिटेन के रंगरेज अब नील की आपूर्ति के लिए बेचैनी से किसी और सोर्स की तलाश कर रहे थे। यूरोप में नील की बढ़ती मांग को देखते हुए इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में नील की खेती बढ़ाने के रास्ते ढूंढना स्टार्ट किया। 18th सेंचुरी के आखिरी डिकेड्स से ही बंगाल में नील की खेती तेज़ी से फैलने लगी थी। बंगाल में पैदा होने वाला नील दुनिया के बाज़ारों में छा गया था। 1788 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा सिर्फ 30% था। 1810 में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा 95% हो चुका था। जैसे जैसे नील का बिजनेस फैला, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर और व्यावसायिक एजेंट नील के प्रोडक्शन में पैसा लगाने लगे। समय बीतने के साथ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बहुत सारे ऑफिसर्स ने नील के अपने बिजनेस पर ध्यान देने के लिए अपनी नौकरियां तक छोड़ दी। भारी मुनाफे
की उम्मीद में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के बहुत सारे लोग भारत आए और उन्होंने नील के बागान लगा लिए। जिनके पास नील की पैदावार के लिए पैसा नहीं था, उन्हें कंपनी और नए नए बैंक कर्जा देने को तैयार रहते थे। नील की खेती के दो मेन तरीके थे, नीज और रैयती। नीज खेती की सिस्टम में बागान मालिक खुद अपनी ज़मीन में नील का उत्पादन करते थे। या तो वह ज़मीन खरीद लेते थे या दूसरे ज़मींदारों से ज़मीन भाड़े पर ले लेते थे और मज़दूरों को काम पर लगाकर नील की खेती करवाते थे। नीज खेती के कुछ प्रॉब्लम्स भी थे। बागान मालिकों को नीज खेती का क्षेत्रफल फैलाने में मुश्किल आ रही थी। नील की खेती केवल उपजाऊ ज़मीन पर ही की जा सकती थी। ऐसी ज़मीनों पर आबादी पहले ही बहुत ज़्यादा थी। यहाँ वहाँ छोटे मोटे खेत ही उनके हाथ लग पाते थे। नील की खेती करने के लिए उन्हें बड़े बड़े ज़मीनों की ज़रूरत थी। इस तरह की ज़मीनें उन्हें कहाँ से मिल सकती थीं? उन्होंने नील की फैक्ट्री के इर्द गिर्द पट्टे पर ज़मीन लेने का प्रयास किया और वहाँ के किसानों को हटवा दिया। इससे आप देखेंगे कि टकराव और तनाव भी पैदा हुआ। मज़दूरों का इंतज़ाम करना भी आसान नहीं था। बड़े बागान के लिए बहुत सारे मज़दूरों की ज़रूरत होती थी। मज़दूरों की ज़रूरत भी सबसे ज़्यादा उसी समय होती थी जब किसान धान की खेती में व्यस्त रहते थे। बड़े पैमाने पर नीज खेती के लिए बहुत सारे हल बैलों की भी ज़रूरत थी। एक बीघा नील की खेती के लिए 2 हल चाहिए होते थे। इसका मतलब यह था कि अगर किसी बागान मालिक के पास 1000 बीघा ज़मीन है तो उसे 2000 हलों की ज़रूरत पड़ती। हलों को खरीदना और उनका रख रखाव एक बहुत बड़ी समस्या थी। किसानों से भी हल नहीं मिल सकते थे। उन्होंने अपने लिए ही इन चीज़ों की ज़रूरत होती थी। जिस समय नील उत्पादकों को ज़रूरत होती थी उसी समय किसानों को हल बैल भी चावल के खेतों में व्यस्त रहते थे। किसानों के हल बैल भी चावल के खेतों में व्यस्त रहते थे। 19वीं सेंचुरी के आखिर तक बागान मालिक नीज खेती का क्षेत्रफल फैलाने में हिचकिचाते थे। इस व्यवस्था के तहत, इस सिस्टम के तहत नील की पैदावार वाली 25% से भी कम ज़मीन आती थी। बाकी ज़मीन रैयती सिस्टम के अंतर्गत थी। तो आज हमने जो है पढ़ा कि नील की ज़रूरत जो है वह यूरोप में क्यों थी और इसके 2 सिस्टम थे। अगले वीडियो में हम लोग जो है वह इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। घर से बाहर ना ही निकलें तो बेहतर है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।